सो हेलो गाइस, मैं हूं चिराग एक ऑडियो के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम और जय श्री श्याम। देखिए, आज मैं खाटू श्याम जी होके आया था, तो मुझे लगा कि वीडियो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी और इतना ढेर सारा प्यार दिया। पिछली वीडियो में 40 से 45 सब्सक्राइबर बढ़ गए। मैं सोच रहा था कि चैनल बंद कर दूं, लेकिन मैंने एक ट्राई किया कि चलो इस बार वापस से वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं, थोड़ा आगे चल जाएगा। तो मुझे बहुत प्यार मिला, तो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इसी प्यार को कंटिन्यू रखूंगा और आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। और उसके उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, और वीडियो जो भी मैं पोस्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो उसको लाइक जरूर करना है। और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव या जो भी 12th कवर कर रहे हैं, आगे सीए फाउंडेशन कवर करेंगे, तो उनका जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं सीए फाउंडेशन की वीडियो भी लेके आऊंगा, जिसमें अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का पार्ट तो आपका जरूर लाऊंगा ही लाऊंगा। ओके, तो आज की वीडियो में जो हम कवर कर रहे हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। मैंने बताया था कि 4 से 5 वीडियो में कवर हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 4 वीडियो में टोटल में कवर कर लूंगा। आज की वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो होगा वेरी शॉर्ट और शॉर्ट से रिलेटेड पार्ट। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं 2022 का पार्ट, याद रख लेना। ओके, अब इसमें जो कवर कर रहे हैं वो है सबसे पहले आपका ये वेरी शॉर्ट। ओके, पर आपको बताया कि देखो सर, ये 22 का और 23 का जब भी पेपर बोलोगे तो उसमें तो कोर्स पूरा था, तो उसमें एनपीओ भी आता था। लेकिन जैसे ही 24 पिछले साल से, और अभी मैं बोलूंगा कि इस साल आपका 25 में पेपर होगा, तो उसमें रैशनलाइज कंटेंट है, मतलब 70% ही कोर्स है, तो एनपीओ आपका नहीं आएगा। तो एनपीओ को इग्नोर कर देना। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें समझना है कॉन्सेप्ट। अब बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। अरे भैया, आप जैसे 22, 23, 24 प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर और मॉडल पेपर देख लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, क्योंकि वही आपके नंबर गेन करके देंगे। फिर अभी आप क्या करो, 25 का ब्लूप्रिंट देखो और उसके अकॉर्डिंग देखो कि बड़ा किसमें से आ रहा है और छोटे कौन से हैं 2 मार्क्स के। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। अरे हाँ यार, छोटे छोटे हैं, सिमिलर है, सिंपल है, बार बार वैसे ही रिपीट हो रहे हैं, तो आसपास सेम आते हैं। कुछ चीज जो एमसीक्यूज में आ गई, क्या पता वो आपको वेरी शॉर्ट में दिख जाए, या कुछ पार्ट जो वेरी शॉर्ट में दिख गया वो आपको एमसीक्यूज में दिख जाएगा। ऐसे तो हर ईयर क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। अब देखिए, इस साल के आपके 18 एमसीक्यूज हैं, पिछली बार 15 थे, उससे पहले 12 होते थे, इस तरीके से। अब देखिए, एनपीओ तो आपका नहीं है, साथ में आपका कंपैरेटिव और कॉमन साइज भी नहीं है, याद रख लेना, वो भी नहीं है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, और आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी नहीं है। तो इनको इग्नोर करना, जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं बता दूंगा वैसे तो बीच बीच में। अब देखिए, सेकंड वाला ये तो आपका रिलेटेड है ही, क्योंकि ये एडमिशन से रिलेटेड है। इसमें बोल रहा है कि ए और बी पार्टनर है 3:1 में, सी को एडमिट किया 1/5 के लिए, और जो ये सी है ना, सारा हिस्सा ए से एक्वायर करता है। तो सेक्रीफाइस कौन करेगा? ओनली सेक्रीफाइस किसने करा? बाय बाय ए। मैंने गलती से बी लिख दिया। सिर्फ किसने सेक्रीफाइस किया? ए ने सिर्फ सेक्रीफाइस किया। तो यहां पे इस केस में आपको क्या निकालना है? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1 मार्क का था, लेकिन थोड़ा सा मान लो बड़ा हो गया, तो कभी कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, कभी कोई सिंपल सा आ जाता है। अब बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप क्या बोलोगे, ए और बी का रेशो है 3:1, सी को 1/5 के लिए एडमिट किया। सी सारा हिस्सा किससे लेता है? एक्वायर फ्रॉम ए, ए से करता है। तो यहाँ पे ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा, तो इसका मतलब ए का नया शेयर क्या आएगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड है 3/4, उसमें से 1/5 हटा देंगे। एलसीएम आपको आता ही है लेने, ये मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि अब लास्ट पार्ट में बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें मैं एलसीएम सिखा नहीं सकता, फिर मैं बोल के बता दूंगा कि 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो नीचे से डिवाइड करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 को 5 से करोगे तो कॉमन वैल्यू आएगी 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। तो ये आ गया 11/20। अब बी का कुछ चेंज नहीं हुआ, तो बी का क्या है आपका हिस्सा? 1/4 ही है। और सी का कितना है? 1/5, क्योंकि सी 1/5 के लिए है। तो जब आप नया रेशियो निकालोगे तो आप क्या करोगे? ए बी सी 11/20, 1/4 और 1/5। अब आप देखिए, बेस सेम नहीं है, तो आप एलसीएम ले लो 20, 11 आएगा, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, तो 11 5 4 आपका आंसर हो जाएगा। एक और चीज, लोग बोलते हैं सर आंसर्स कैसे दे, तो बेस्ट आंसर कॉपीज होती है, वो आप चेक कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की वेबसाइट पे है। नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप क्या करोगे, इस वीडियो में 100 लाइक्स कर दोगे, ओके, जो भी वीडियो देख रहा है अगर वो लाइक जरूर करेगा 100 लाइक्स, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत आपको सारे के सारे बता दूंगा कि देखो ये 80 में से 80 जो बच्चे लेके आए थे वो कैसे लेके आए। तो मेरे पास कॉपी पड़ी है उनकी, देखो ये पड़ी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड।
तो बेस्ट आंसर कॉपीज है, इसमें देख सकते हो मार्क्स आपको दिख रहे हैं 80 में से 79 3/4 ये आए थे बच्ची के। कहाँ कटे वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, तो मैं आपको गलतियां भी बताऊंगा कि कहाँ कट सकते हैं और कहाँ पर आपके सुधार के चांसेस है। तो आप देख सकते हो एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स में कोई गलती नहीं करी। फिर पहला क्वेश्चन था वो भी प्रॉपर किया है, बस अपन ने क्या करा 11/20, फिर उसके बाद अगला अपना रेशियो था 1/4 और अपना था 1/5 एबीसी का, ऐसे निकाला। इसने क्या करा 11/20 निकाला और यहीं पे कॉमन कर दिया 5 4 जा 20, इस तरीके से कर दिया। यानी यहाँ पे इसने क्या कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको जैसे भी करना है कर सकते हो, मैं एलसीएम लेके करता हूं तो मुझे ये इजी लगता है इस तरीके से। ओके, अगले पे आते हैं गिव द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस। तो चलो यही बता देता हूं, बेस्ट आंसर कॉपीज में क्या आंसर दिया था कि व्हेन शेयर होल्डर पे सम पार्ट और होल ऑफ द शेयर कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप येट बाय द कंपनी। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी कैपिटल का वो अमाउंट जो अभी तक कंपनी ने मांगा ही नहीं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं मांगी और वो अलॉटमेंट के साथ मिल गई, तो क्या कहलाएगी कॉल्स इन एडवांस। अब ये लड़की या लड़का जिसने भी था उसने क्या करा, साथ में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी बता दी, लेकिन ये बताने की नीड नहीं थी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा गया था कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, 1 मार्क का। तो किसी और आंसर कॉपीज में बता दूंगा कि जरूरी नहीं कि सिमिलर लिखो, लेकिन रिलेटेड होना चाहिए। अब आपको बोल रहा है व्हाट इज मीन बाय नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो कि हम बोल सकते हैं डिवेंचर होल्डर के ऑप्शन पे कन्वर्टेबल नहीं होते। इसका मतलब वो शेयर या अदर सिक्योरिटीज में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, तो वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक साथ में रखो और आपको पता है कि डिवेंचर चैप्टर में फटाफट पढ़ते जाओ ऐसे। पी लिमिटेड ने इशू करे 4009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 4% डिस्काउंट, गिव जर्नल एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। तो देखो मैं आपको करके बता देता हूं, ये आपकी है, एक मिनट रुकना, 4009% डिवेंचर है 4% डिस्काउंट पे, आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो देखो ये है पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या था अपना 9% डिवेंचर है ना, तो ये अपन ने कर लिया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके 4000 है और आपको पता है कि 100 वाले 4% डिस्काउंट पे तो 96 पे, तो आप एक बार लेस कर दो इसको, ये हो जाएगा 384। फिर उसके बाद क्या करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। अब देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट से एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ गई, यहां पे आ गया 4000 इंटू 4, तो ये हो गया 16। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए आपके 4 लाख। तो ये आपको एंट्री करनी थी किसकी, इश्यू ऑफ डिवेंचर की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर उसके बाद आपने ट्रांसफर की कर ली इस तरीके से। चाहे आप ये चेक कर सकते हैं, मैं बेस्ट आंसर कॉपीज में बता सकता हूं आपको, ये रही देखो 384 फिर उसका 16। अब देखो आपने देखा होगा उसने जर्नल भी लिखा है, ऊपर डेट भी लिखा है, पर्टिकुलर्स भी लिखा है, एलएफ भी लिखा है, डेबिट भी लिखा है, क्रेडिट भी लिखा है, नरेशन भी लिखी है। तो ऐसे ही इंटेलिजेंट होते हैं स्टूडेंट जो कि पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो स्पीड भी मेंटेन रखते हैं, एक्यूरेसी भी मेंटेन रखते हैं और कोई मिस्टेक भी नहीं करते हैं। जो भी रिटर्न मिस्टेक है वो कुछ भी नहीं करते हैं, मोस्टली ऐसे ही होता है। फिर आपको बोल रहा है अगर डिबेंचर 5 लाख के इशू करे पार पे लेकिन रिडीमेबल हुए 10% प्रीमियम पे, तो कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको, 5 लाख का सीधा 10% रिडम्पशन वाला प्रीमियम निकालना था। तो आपको बस अमाउंट बताना था, आपको एंट्री नहीं करनी, जहां अमाउंट बोले अमाउंट बताना है, जहां एंट्री बोले वहां एंट्री करनी है। अगला, मानस लिमिटेड ने खुद के डिबेंचर खरीदे तो ये कैंसिलेशन के लिए, तो ये आपके रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला है, तो ये आपका है ही नहीं। ओके, ये आपके कोर्स में ही नहीं था। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का नेचर है ना, वो आयगत प्रकृति का होता है, मतलब रेवेन्यू नेचर होता है। देखो रेवेन्यू नेचर का मतलब ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि इनकम है, रेवेन्यू नेचर मतलब अब मैं क्या बोल सकता हूं, उसमें इनकम और एक्सपेंस दोनों होते हैं, तो आप रेवेन्यू नेचर लिख दोगे, साथ में आप क्या लिखोगे, चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। क्या होता है, यानी चाहे कंपनी को लॉस भी हो रहा है तब भी डिबेंचर पे इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को मिलेगा ही मिलेगा, तो कंपनी देगी, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, चार्ज ऑन प्रॉफिट। ये आपको बताना था। अब आप देख सकते हैं ये भी स्टूडेंट ने जवाब दिया था कि रेवेन्यू होता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, एक और नॉमिनल भी बता सकते हो कि कौन सा नेचर होता है ये, नॉमिनल, क्योंकि ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो ये कंपनी के लिए क्या है, इंटरेस्ट कौन से नेचर का है, नॉमिनल नेचर का।
नेम द टू मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कंपनी। एक तो बैलेंस शीट बनाई जाती है और एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आपको पता है कि शेड्यूल थर्ड मैंने बोला था, ये पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनती है और ये पार्ट 2 के अकॉर्डिंग बनती है, याद रख लेना। और कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल थर्ड। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, शेड्यूल पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शेड्यूल 6 मत बोलना, ये पहले बोलते थे, अब शेड्यूल थर्ड बोलते हैं, रिवाइज शेड्यूल थर्ड। Why do investor make analysis of financial statement? ये आपके कोर्स में नहीं है क्योंकि ये चैप्टर हट गया था, कंपैरेटिव कॉमन से रिलेटेड है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये भी कंपैरेटिव कॉमन से रिलेटेड है। हॉरिजॉन्टल को कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं और वर्टिकल एनालिसिस को आप कॉमन साइज बोलते हैं, तो ये भी आपका नहीं आता। फिर है आपका 12th, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कंपनी का 4 है और कॉस्ट कितनी है? 240। एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, तो जो भी पहले दे रखा है उसको नीचे लिख दो। तो यहां पे मैं फॉर्मूले में कैसे लिखूंगा सर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, नीचे क्या आएगा? एवरेज इन्वेंट्री, ऊपर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ आरएफओ, क्योंकि स्टॉक किस पे मेंटेन होता है? मोस्टली कॉस्ट पे। अब आंसर आपको दे रखा है 4, कॉस्ट आपको बता रखी है और आपको एवरेज निकालनी है, तो एवरेज ऊपर आ जाएगा और टर्नओवर रेशियो नीचे आ जाएगा 240 के। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ जाएगा? 60,000। तो आपका आंसर कितना होगा? 60। आप सोचोगे सर ऐसे ही देते हैं, हाँ कई लोग एक्स मान लेते हैं कई किताबों में, यानी कई लोग बोलूंगा मतलब स्टूडेंट, तो कई स्टूडेंट जब आंसर देते हैं तो जनरली क्या करते हैं? एवरेज इन्वेंट्री भी लिखते हैं। और एक मैंने हिंदी की कॉपी देखी थी तो उसमें बच्ची ने एक्स मान लिया था, तो तब भी उसका सही गया। तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सारे नंबर सही मिलेंगे, देखो उसको पूरे के पूरे सही मिले। फिर अगला आपका आ रहा है सेक्शन बी से रिलेटेड, देखो साथ में शॉर्ट टाइप भी कवर करा रहा हूं, तो मोस्टली 15-15 मिनट का पार्ट है, 15 से 20 मिनट का हर सेक्शन है, याद रख लेना। तो आपकी ये वीडियो थोड़ी लेंथी बनेगी लेकिन आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो ये वाला आपका काम नहीं है, ये वाला आपका काम का नहीं है क्योंकि चंदे की राशि बोल रहा है, यानी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बोल रहा है, ये एनपीओ से रिलेटेड है, तो ये कोर्स में नहीं आएगा। फिर अगला है 5th, पीक्यू पार्टनर है फॉर्म में, पी निकालता है 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, जबकि क्यू निकालता है 4000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो आपको पता है कि इस केस में लग जाएगा n+1/2 और एट द एंड की लग जाएगा n-1/2। और अगर पूरे 12 महीने निकाल रहा है, क्योंकि आपको क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 12% पर एनम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ ईयर। अब देखो 2 मार्क्स का है, एक पी के लिए निकलेगा 1 मार्क का और एक क्यू के लिए निकलेगा 1 मार्क का। पी के लिए बिगिनिंग है तो आप क्या बोलोगे? 12 + 1/2, तो क्या बोल दोगे? 6.5 निकल के आएगा। ये पी से रिलेटेड आ जाएगा एवरेज पीरियड, और क्यू से रिलेटेड जो एवरेज पीरियड है वो क्या निकल के आएगा? n-1, 12 - 1/2 यानी 11/2 यानी 5.5। अब निकाल के आप देख सकते हैं, एक बार मैं करके आपको चाहे बता देता हूं। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो पी से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा हूं तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई टोटल ड्राइंग कितनी है? तो 2000 इंटू कितनी है? 12, 24। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12%। ओके, और इंटू क्या करोगे? 6.5 अपॉन 12, ऐसे। तो देखो 24,000, 12% इंटू 6.5 ऑन 12, 12 से 12 कट जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 जीरो कट जाएंगे। अब 24 को 65 से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा। वैसे ही क्यू का निकालोगे तो क्यू ने 4000 निकाले हर महीने के एंड में, तो इंटू 12 इंटू 12%, तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? 5.5। नीचे तो डिवाइड बाय 12 आएगा ही आएगा। अब इसका भी यही है, 48,000 इंटू 12% इंटू 5.5 अपॉन 12, पॉइंट हटेगा, 1 जीरो आएगा, 3 से 3 जीरो जाएंगे, 12 से 12 जाएगा। 48 को 55 से मल्टीप्लाई करके देख लेना। मेरे को क्या यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर नहीं रख रखा तो मुझे दिख नहीं रहा, फिर भी आप सॉल्व करके देख लेना। ये रहा देखो, ये आ गया 1560 और ये आ गया 2640। अब एक मैंने हिंदी की देखी थी, एक लड़की की थी शायद वो, तो उसने क्या कर रखा था? फॉर्मूला भी लिख रखा था कि टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कैपिटल फॉर्म की दे रखी है कितनी? 4 लाख। एनआरआर दे रखी है 10%। एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है वो है 60। गुडविल जो वैल्यूड की गई 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो देखिए आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड है,
जैसे ही उसमें एनआरआर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या निकल के आता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। आपको बोला क्या गया है वो देख लेना। आपको गुडविल जो वैल्यू करनी है वो 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड। एग्जाम में सब कुछ लिखा करो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, पहले ये फॉर्मूला जरूर लिखा करो क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार ही आते हैं। आपको पता है कि अपनी लाइफ में यानी जब आप क्या करते हो, स्कूल में पढ़ते हो तो आप बार बार फॉर्मूले नहीं लिखते हो, लेकिन एग्जाम में तो एक बार ही क्वेश्चन आता है, तो फॉर्मूला लिखना अच्छा रहता है। तो 4 लाख का 10% 40। फिर आपको पता है कि सर एवरेज प्रॉफिट कितना था, 60 था, उसमें कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो 60 में से 40 गया, 60 में से माइनस 40 कर दिया, तो क्या आ गया हमारा सर सुपर प्रॉफिट कितना, 20 आ गया। अब 20 आ गया तो गुडविल क्या है, 3 इयर्स परचेज, ये फर्म की गुडविल है, तो 20,000 इंटू 3, 60 आ गया। आप चाहे देख सकते हैं, ये भी निकल गया 20 और 3। देखो फॉर्मूले प्रॉपर लिखे हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो जरूर देख लेना ऐसे करके। चलो अगले पे आते हैं। कह रहा है एक्स वाई पार्टनर है 5:4 में, दे एडमिट जेड इन फर्म फॉर 1/3 प्रॉफिट विच ही टेक्स 2/9 फ्रॉम एक्स एंड 1/9 फ्रॉम वाई। अब बोलोगे सर जैसे क्या होता है, जेड आया 1/3 के लिए, तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे एक्स का सेक्रीफाइस निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कहां मल्टीप्लाई करते हैं कहां नहीं करते। अगर आप देखो दोनों का हिस्सा मिला के 1/3 बन रहा है, यानी जेड का नए पार्टनर का हिस्सा बन रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई का सेक्रीफाइस निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि यही सेक्रीफाइस है। देखो 2/9 प्लस 1/9 कितने बनते हैं, 3/9। काटोगे कट करोगे तो 1/3 ही आएगा। लेकिन अगर मान लो 2:1 होता तो 2/3 प्लस 1/3, अगर आप काटोगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कैसे, 1/3 का 2/3 एक्स ने सेक्रीफाइस किया और 1/3 का 1/3 वाई ने सेक्रीफाइस किया, तो तब आपको निकालना पड़ता, तो तब आपका 2/9 आता और 1/9 आता। लेकिन ये दे रखा है, तो जब 2/9 और 1/9 गिवन है और दोनों जोड़ के जेड का हिस्सा आ रहा है, तो आपको अलग से सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा सेक्रीफाइस क्या है, तो क्या आप सेक्रीफाइस निकालोगे, नहीं, वो पागल ही होगा जो निकालेगा, सीधा क्या बोलेगा 2:1। लेकिन आपको जर्नल एंट्री बोली है जेड के एडमिशन पे। अब आपको बताया कि जर्नल एंट्री किसकी होगी, नेसेसरी जर्नल एंट्री, कैपिटल लाने की, कैपिटल लाया नहीं है, गुडविल लाया, तो गुडविल लाने की एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे हम करके बता देते हैं आपको, ये 7th है, तो आप क्या बोलोगे सर, कैश या बैंक जिससे भी आप करो चल जाएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने से सर, 1500 से। फिर एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू कौन है, एक्स एंड वाई, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो रेशो क्या है, 2:1। 1500 है, बच जाएगी 1000 और 500। 2:1 याद रखना, कौन सा बोल रहा हूं, सेक्रीफाइस रेशो, तो वो गिवन है 2/9 और 1/9, तो 2:1 अपॉन 9। 9 हमेशा ये फॉर्म के हिस्से को डिनोट करता है, जबकि आपको पता है कि जो जेड लेके आया वो 1500 लेके आया, तो ये जेड गुडविल लाया है, तो उस केस में आप 2:1 करोगे सेक्रीफाइस रेशो, तो 1500 में 1000 और 500। एक बार देख लेना, यही था, ऐसे करके आपकी नॉर्मल आएगी। अगला, अब मैं आपको कोई भी क्या करूंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, यानी उसके आंसर्स कॉपीज में। अगर आपको नई वीडियो बनानी है कि सर आंसर्स को कैसे कैसे लिखेंगे, एक बार चेक करवा दो, यानी जो है बेस्ट आंसर कॉपी है, तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे, पर कब, अगर 100 लाइक या उससे ज्यादा आ जाते हैं, याद रखना। चलो अगले पे आते हैं। बोल रहा है राइट एनी 2 यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो एक तो मैं बोल के बता देता हूँ, सुन लेना। एक तो शेयर्स को बायबैक करने के लिए काम में आता है, हम बोलेंगे बायबैक ऑफ शेयर। दूसरा होता है फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए काम में आता है। तीसरा बोलोगे जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए काम में आ जाता है, ठीक है, जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। फिर आप बोल सकते हो डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उनको राइट ऑफ करने के लिए काम में आ जाता है। तो इस तरीके से यूज होते हैं। लेकिन डिविडेंड के लिए, जब डिविडेंड देती है कंपनी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं करती है, वो जनरल रिजर्व का या फ्री रिजर्व का यूज करती है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जनरल रिजर्व या जितने भी बाकी फ्री रिजर्व है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर पाई। समझ गए? तो जो यूज है स्पेसिफिक वो आपको बता रहे थे। यशु लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम
एंजल लिमिटेड, अब देखो आपको पता है एंट्री क्या है, मशीनरी टू एंजल। यशु लिमिटेड ने इशू करे 5000 इक्विटी शेयर एट ₹100 each at 20% प्रीमियम, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ यशु लिमिटेड। तो यहां पे हम करते हैं नाइन्थ है ना, चलो नाइन्थ कर लेते हैं। देखो मशीनरी खरीदी क्योंकि नेसेसरी जर्नल एंट्री बोलिए तो एक बार आपको करके तो दिखाऊं। देखो जल्दी का काम शैतान का है, हम क्या करेंगे बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर लेंगे अगर वीडियो लेंथी बन रही है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, यानी जो भी अपना टॉपिक रहेगा वो बाद में कवर हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एंजल लिमिटेड कितने से, 6 लाख से करनी है। अब देखिए क्या होता है सर, एक क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है वेंडर का अमाउंट दिया होता है लेकिन नंबर ऑफ शेयर से डिवेंचर नहीं बताता, और एक आता है जिसमें बता रखा होता है। अच्छी बात है सर, अगर इसमें नहीं बताया होता मान लो ये था ही नहीं, लेकिन बोलता है यशु लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स एट ₹100 each at 20% प्रीमियम, तो सर वहां हम क्या करते, वहां हम बोलते अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस। अब इशू प्राइस क्या होती है, पार पे है तो 100 वाले 100 में होंगे, लेकिन प्रीमियम पे है तो 100 प्लस प्रीमियम, तो 100 प्लस 20 120। तो जैसे हम 120 से डिवाइड करते तो 1 से 1 जीरो गया, 60,000 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा, पर यहाँ पे 5000 दे रखा है। अच्छी बात है, तो यहाँ पे हमें ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने की नीड नहीं है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है, कई बार 1 मार्क का आ जाता है, कई बार एमसीक्यूज में आता है, और कई बार अगर 2 मार्क का आता है तो पूरी जर्नल एंट्री पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, एंजल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मुझे पता है प्रीमियम पे है, मुझे पता है इक्विटी शेयर है, तो ये अब शेयर्स क्या होते हैं आपको पता है कि स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़ के बाकी कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, तो ये वाले शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, क्योंकि ये मैं किसको दे रहा हूं, वेंडर को दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं, वेंडर को, मैं किसी एम्प्लॉय को नहीं दे रहा। मैंने मशीनरी एम्प्लॉय से नहीं खरीदी, बाहर के किसी पर्सन से खरीदी है, तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता, या तो पार होगा या प्रीमियम होगा। अब देखो वेंडर से वेंडर हो जाएगा, चाहे देख लो, यहाँ पे फेस वैल्यू आएगी, 5000 शेयर्स होंगे 100 रुपीज, यही आएगा। इधर 5000 इंटू 20, क्योंकि 20% प्रीमियम है तो 20 रुपीज पर शेयर है, 5000 शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख आ जाएंगे, इस तरीके से, समझ गए। अब देखो बच्चों को क्यों नहीं आते कॉन्सेप्ट, जैसे ये क्रेडिट है फॉर एग्जांपल, ये सिक्योरिटी में, तो इसका यूज क्या है वो पता नहीं है। सर जैसे बोनस शेयर इशू करने में काम आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे होती है। सर रिटर्न ऑफ करने के लिए काम में आता है तो एंट्री क्या होती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऐसे होती है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज होता है। सर डिस्काउंट को राइट ऑफ करना पड़ता है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। सर ये एग्जाम में आ जाता है, क्या आता है, सर डिस्काउंट अगर 50,000 है और सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 ही है, तो बाकी क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ले लो और 10,000 ऐसे कर देना। तो जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम कम पड़ जाता है तो अब आप फ्री रिजर्व का यूज कर सकते हो, और फ्री रिजर्व में अगर आपके पास जनरल रिजर्व नहीं है तो आप क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। और आपको पता है आप ये जो रिटर्न ऑफ कर रहे हो ना, आप सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ कैपिटल रिजर्व का भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्या है आपके कोर्स में है ही नहीं। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करोगे या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का यूज करोगे, तो आप उस अकॉर्डिंग करो जैसे दे रखा है, फालतू में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगला 10th बोल रहा है, प्रांची लिमिटेड है, उसने पब्लिक में एप्लीकेशन इनवाइट की 15,000 शेयर्स की 10 रुपए के हिसाब से, तो वो चाहती थी 150, पर साथ में वो 2 रुपए प्रीमियम पे, तो वो 30,000 एक्स्ट्रा चाहती थी, मतलब वो चाहती थी कि 1,80,000 आ जाए, पर वो टुकड़ों में चाहती थी पैसा, पूरे एक साथ नहीं आएंगे कहने का मतलब। तो उसको जो एप्लीकेशन मनी मिली वो 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो वो कितने चाहती थी, 15,000 इंटू 3 के हिसाब से शुरू में 45,000, लेकिन यहां पे उसको अमाउंट रिसीव हो गया 60,000। खुद सोचिए, तो यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया, क्योंकि जब उसने इनवाइट की एप्लीकेशन की 15,000 और एप्लीकेशन का जो शुरू का टोकन अमाउंट है वो 3 रुपीज पर शेयर है, तो एज एन कंपनी मैं क्या बोलूंगा, 45 आने चाहिए, 45, लेकिन मुझे 60 मिल गए, तो मैं क्या बोलूंगा, ये कौन से काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है। पहली चीज मैं लिखूंगा 10th में, ये क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आर मोर देन नंबर ऑफ शेयर इशूड या अलॉटेड। तो हमने कितने इशू करे या कितने अलॉट करने हमें 15, लेकिन एप्लीकेशन कितनी की आ गई, 20,000 की। सर 20,000 कैसे बोले, अरे 60,000 रुपए की एप्लीकेशन आई और एक 3 रुपए का है, तो इसका मतलब 20,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई। तो आपको बोल रहा है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड भी निकालना और जनरल एंट्री भी करनी है, किसकी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। तो आप इसके बाद नंबर ऑफ शेयर निकालोगे,
कि कितने अप्लाइड किए। अलॉटेड तो पता है, अलॉटेड तो कितने हैं, 15,000 ही करोगे, लेकिन एप्लीकेशन ज्यादा की आ गई। कैसे? 45,000 रुपए की जगह 60,000 रुपए की आ गई, और एक शेयर 3 रुपए का है। डिवाइड करके देखोगे तो कितना आएगा, 20,000 शेयर आ जाएंगे। सर इसके बाद जर्नल एंट्री बोली है, तो जर्नल बनाऊंगी या बनाऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, हाँ इस तरीके से आपको सेम करना है पूरा। फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, पहली एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, है ना। अब बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 था ना, तो 60,000 से। अब आप इसके बाद की नहीं करोगे ट्रांसफर की एंट्री, क्योंकि क्या बोल रहा है, गिव जर्नल एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेसेसरी बोलता तो अगली भी कर लेते। अगली एंट्री क्या होती, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अगर एक्स्ट्रा पार्ट है तो अलॉटमेंट में भी जा सकता है और रिफंड में भी जा सकता है। कुछ नहीं बोल रखा तो आप अलॉटमेंट में कर सकते हो, या अजम्पशन मान सकते हो कि रिफंड कर दिया, तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आपको पता ही है। तो आपको सिर्फ यही करनी थी, फर्स्ट बताना था काइंड क्या है, नंबर ऑफ शेयर कितने अप्लाइड ये बताना था, और जर्नल करनी थी, बस एक यही। 11th बोल रहा है कि एस लिमिटेड ने इशू करे 3,007% डिवेंचर है 7%, 100 वाले पार पे, पार का मतलब सम मूल्य पे, सम मूल्य का मतलब 100 वाले 100 में इशू करे। लेकिन जब रीपे करता है तो 5 रुपए ज्यादा करेगा, यानी 105 पे करेगा। जब इशू करेगा तो 3 लाख रुपए आएंगे, जब पे करेगा तो 3,15,000 देगा, क्योंकि 3,000 डिवेंचर है, और 3,000 डिवेंचर पे देखो 5% मतलब 100 का 5%, 5 रुपए, तो हर डिवेंचर पे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो 3,000 डिवेंचर पे 15,000। अब आपसे पूछता प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में कितना जाएगा, तो आप क्या बोलोगे 15,000। आपसे पूछेगा डिवेंचर में कितना जाएगा, तो 3 लाख। आपसे पूछेगा बैंक में कितना जाएगा, तो 3 लाख, क्योंकि इशू तो पार पे किया है ना। तो रिडम्पशन कब होगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद। लेकिन क्या आप रिडम्पशन की एंट्री कर रहे हो, नहीं, आप आज ही क्या कर रहे हो, प्रोविजन बना रहे हो कि 5 साल बाद मुझे पे करने पड़ेंगे। उसे बोलते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच। समझ गए? जो सीए फाउंडेशन करते हैं उनको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए 11th के भी, तब जाके उन्हें दिमाग खुलता है, हाँ यार सर इसका मतलब क्या हुआ, ये रिडम्पशन कर रहे हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद जब मैच्योरिटी होगी, लेकिन उसका प्रोविजन आज ही बना दिया, तो आज ही हमने 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कर दिया। तो जर्नल एंट्री करनी है। अब जर्नल एंट्री कितनी सिंपल है, देखो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, अब आपको बताया कि देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बोलोगे तो क्या होगा, 3,000 इंटू 100, क्योंकि पार पे इशू करे हैं। इसको अगर समझना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इशूड, और आपको पता है कि रिडीमेबल, ऐसे बोल रहा है इशू किस पे करे, 100 वाले 100 में, रिडीमेबल 100 वाले 105 पे। तो जब 100 वाले 100 में किए तो इशूड वाली तो एंट्री करते हो, ये रिडम्पशन की तो करनी नहीं होती है। रिडम्पशन का तो सिर्फ क्या करना पड़ता है, अगर वो प्रीमियम पे है तो आपको एक प्रोविजन बनाना पड़ता है और ऊपर लॉस बनाना पड़ता है। तो अगर आप इशू मान के करोगे एंट्री तो आप क्या बोलोगे, सर 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू 7% डिवेंचर। एक लाइन को छोड़ी क्योंकि प्रीमियम वाला लॉस है, रिडम्पशन वाला प्रीमियम लॉस होता है, और इशू वाला प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, फायदा होता है, याद रख लेना। ठीक है, अभी तो काट रहा हूं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इशू प्रीमियम पे नहीं करा। लेकिन देखो रिडीम प्रीमियम पे गया है तो आप क्या करोगे, सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट से एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फेस वैल्यू पे 3 लाख ही लिखोगे, हो गया खत्म। लेकिन आपको पता चला कि रिडीम प्रीमियम पे किया है तो आप क्या बोलोगे, 3,000 इंटू 5 रुपीज के हिसाब से पर डिवेंचर 15,000। तो नीचे क्या लिखोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 7% डिवेंचर अकाउंट, ये कर लिया आपने। अब ऊपर क्या लिखोगे, लॉस ऑन इशू, याद रखना लॉस ऑन रिडम्पशन नहीं होता, लॉस ऑन इशू ऑफ 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, सेम 15 से, ऐसे करके। अब अगर इशू क्या है, 100 वाले हैं 110 में है, तो साथ में 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाता, और यहाँ पे आपके एप्लीकेशन में कितने आते कि भाई सर 10 पे है तो 3,000 इंटू 10 30,000, तो यहाँ पे 3,30,000 आ जाते, 3 लाख की जगह। इधर आपका 3 लाख आता, इधर आपका 30,000 आता, और इधर आपका 3 लाख की जगह 3,30,000 आ जाता। ऐसे अभी मैं हटा रहा हूं क्योंकि याद रखना कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, तो सिंपल आपको सोचना था, यही तो है। ये लो हट गया। अब आओ अगले पे, शायद लास्ट है, नहीं 14 तक है, चलो चलिए ऐसा करते हैं कि आपकी वीडियो देख लेता हूं मैं कितने मिनट की, शायद ज्यादा ही बन गई है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में कवर कर लेते हैं। जैसे मैंने 22 का कवर किया,
तो ये पार्ट 2 हो गया, फिर 23 का कवर करूंगा, फिर 24 का कवर कर लूंगा। तो इस तरीके से मैं रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। एक दिन में 2-2 भी दे सकता हूं आपको। ओके, अब देखो आज तो एक ही आएगी, लेकिन कल क्या पता 2 वीडियो आ जाए इसकी अलग अलग सेपरेट। अब देखो आपका 12th वाला है, ये ओन डिवेंचर का है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ओन डिवेंचर का है, कैंसिलेशन से रिलेटेड है। तो ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या होता है कि आज इशू करे, 5 साल बाद रिडीम होंगे, तो 5 साल बाद जो उसकी एंट्री है वो क्या होगी, तो या तो क्या करो पे कर दो, तो डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अभी नहीं आएगा तो बीकॉम में या सीए, सीएमए, जो भी कोर्स लोगे, सीएस, तो कहीं ना कहीं कंपनी वाले केस में ये आएंगे ही आएंगे। तो अभी तो पीछे छूट गया, लेकिन बाद में आएगा। तो अभी तो कैंसिल है, अभी आएगा ही नहीं आपका राजस्थान बोर्ड में। अगला, राइट द हेड एंड सब हेड ऑफ द फॉलोइंग आइटम। देखो क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड होता है ना, आपने जितनी बार भी देखा तो आपको कभी सर ने कंटीजेंट लायबिलिटी बताया होगा। बिल्कुल ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में प्रपोज होता है। उसके बाद क्या पता एजीएम जो शेयर होल्डर की होती है, किसकी होती है, शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, तो उसमें क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, क्या पता। तो इसलिए तब तक वो प्रपोज क्या कंटीजेंट है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर इवेंट में, कि एनुअल रिपोर्ट जब पेश होगी, एजीएम होगी, तो उसमें वो डिक्लेयर होगा या नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, जब ऐसे हेड सब हेड आ जाए, या आप जो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते थे, तो वहां पे आपका है ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिया होता था, तो आप ध्यान दो वो कंटीजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो जनरली एक तरीके से दिया जा रहा है और पीएनएल में भी ट्रांसफर किया जा रहा है। तो प्रपोज डिविडेंड इसलिए हेड और सब हेड क्या है, हेडिंग इसकी जो होगी वो होगी करंट लायबिलिटी। हेडिंग क्या है, करंट लायबिलिटी, और सब हेडिंग क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, याद रखना। एक मिनट, हट तो नहीं गया, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो हेडिंग है आपकी करंट लायबिलिटी और सब हेडिंग है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चाहे मैं चेक भी करवा दूंगा कि एग्जामिनर ने आंसर सही किया। डिबेंचर जो है उसकी हेडिंग है आपकी, यहां पे लिख लेता हूं, हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी, और सब हेडिंग जो है ना वो मेरे को ध्यान आ रही है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। सर जैसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ गया, वो भी क्या है, वो भी सेम डिबेंचर का बाई है, क्योंकि आपको रिडम्पशन जब प्रीमियम पे करना है तो इसका मतलब 5 साल या 10 साल बाद जब मैच्योरिटी होगी तो डिबेंचर के साथ वो प्रीमियम भी देना पड़ेगा। तो वो भी आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, नॉन करंट लायबिलिटी में। तो हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग। चेक करवा दो एक बार, देखो ये 11th हो गया, ये 12th हो गया, ये तो 12th आपके काम का नहीं था। 13 देखो, प्रपोज डिविडेंड करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इस तरीके से आपको बताना होता है। अगला 14 है आपका, तो 14 आपका कॉमन साइज का है, ये आपके कोर्स में नहीं है, तो ये भी आपके नहीं आएगा। ओके, अब आपका है, अच्छा 16 तक है, तो 15 भी देख लेते हैं। 15 क्या बोल रहा है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, क्योंकि रेशो में जनरली ये आते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, गुड्स को खरीदने या गोडाउन तक, गुड्स को खरीदने या बनाने से लेकर गोडाउन तक लाने के खर्चे, गोडाउन नहीं है तो शॉप तक लाने के खर्चे। तो खरीदने बनाने के लिए क्या खर्चे करते हो, वेजेस, कैरीज, इंपोर्ट ड्यूटी, रॉयल्टी, तो ये जितने भी खर्चे लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस जैसे पावर, फ्यूल, फैक्ट्री की मशीनों पर रिपेयर, डेप्रिसिएशन, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। और माइनस क्या कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक। यार ना कई बार ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कैसे लिखाता है, चेंज इन इन्वेंट्री, क्या लिखाता है, चेंज इन इन्वेंट्री। और चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है आपका, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगर वो नेगेटिव दे रखा है, क्या दे रखा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, ओपनिंग कम है और नेगेटिव ज्यादा है। यानी कहने का मतलब ऐसे दे रखा है इंक्रीज या डिक्रीज। चलो मैं एक बार बता देता हूं, आइडिया देता हूं कैसे। जैसे ओपनिंग स्टॉक 40 दे रखा है आपको, अभी लिख दिया आपने, नेट परचेज 1 लाख लिख दिया, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000 लिख दिया, और क्लोजिंग स्टॉक 35, तो 1,40,000 प्लस 10 1,50,000, 1,50,000 में से 35 गए तो 1,15,000। देखो ये आंसर आ गया, लड़की ने भी ऐसे ही किया है। मेरे हिसाब से लड़की की ही लग रही है, कोई बात नहीं, लड़की हो या लड़का हो जिसने भी कराओ, तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किया। लेकिन आप बोले सर चेंज इन इन्वेंट्री कैसा आएगा, आप खुद सोचिए, ओपनिंग 40 है और क्लोजिंग 35 है, तो 40 में से 35 गए तो आपका एक्सपेंसेस का साइड ज्यादा आएगा ना। अब एक्सपेंसेस के साथ ही तो परचेज जुड़ रहा है, और एक्सपेंसेस के साथ ही डायरेक्ट एक्सपेंस जुड़ रहे हैं,
तो सीधी सी बात है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किसको डिनोट कर रहा है? प्लस का आइटम एक्सपेंसेस को डिनोट कर रहा है, और एक्सपेंसेस के साथ बाकी जो एक्सपेंसेस है वो भी जुड़ रहे हैं, तो प्लस का आइटम है। तो 40 में से 35 अगर मैं ये लेस कर देता ये वाला, तो डायरेक्ट 5 आता। तो सीधी सी बात है 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000। लेकिन अब देखो ये सीधी सी बात है, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो कई बार ऐसा लिखा जाता है डिक्रीज इन इन्वेंट्री 5,000, और लोग क्या सोचते हैं माइनस है, और वो क्या करते हैं 40 में से 35 जैसे 5 दे रखे हैं, तो डायरेक्ट अगर डिक्रीज इन इन्वेंट्री दे रखा है तो वो माइनस कर देते हैं। अब माइनस करते क्या हो गया, 1 लाख प्लस 10 1 10, और 1 10 में से 5 लेस कर दिए तो 1 लाख 5। अब आना क्या चाहिए था 1 लाख 15। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड होता है, क्योंकि डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि हमने ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक कम कर दिया। तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कम है, मतलब खर्चा ज्यादा है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक टू साइड पे आता है और क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड पे आता है। लेकिन इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है और ओपनिंग स्टॉक कम। तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो उल्टा याद रख लेना, डिक्रीज में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और इंक्रीज में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कभी भी आ गया ये आप जरूर याद रख लेना। ओके, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला सिंपल सा है। अगला बोलता है करंट लायबिलिटी दे रखी है जतिन लिमिटेड की 60,000, और करंट रेशो दे रखा है और लिक्विडिटी रेशो दे रखा है। आपको इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। देखो याद रखना, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का डिफरेंस होता है इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस पेमेंट जो भी है, जैसे एडवांस टैक्स ये है। लेकिन याद रखना, जब कुछ ना बोले तो डिफरेंस क्या होता है, स्टॉक ही होता है। तो करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का मोस्टली डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बिजनेस में प्रीपेड एक्सपेंस क्या पता हो या ना हो, क्या पता एडवांस पेमेंट किया ना हो या किया हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन स्टॉक तो होगा ही होगा। तो इसलिए करंट एसेट्स और क्विक एसेट का डिफरेंस स्टॉक कहलाता है। तो देखो आपको अगर करंट लायबिलिटी दे दी और करंट रेशो दे दिया, तो आप क्या बोलोगे, सर करंट रेशो है 3:1, तो 3/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। करंट लायबिलिटी 60 है, तो करंट एसेट्स कितनी आ गई, सर करंट एसेट आ गई 3 इंटू 60, कितने आ गए 1,80,000। सर इसके बाद लिक्विडिटी रेशो दे रखा है, तो क्या दे रखा है, लिक्विड एसेट्स, यानी लिक्विड एसेट बोलो या क्विक एसेट बोलो, और अपन क्या बोल दोगे करंट लायबिलिटी। तो ये 2.25, ये है आपका 60, और ये आ गया आपका लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट जो आएगी आपकी आएगी 2.25 इंटू 60, कितनी आती है, 1.35 आ रही होगी समथिंग। ओके, 6/12, हाँ 1,35,000, 1,35,000। और खुद देख सकते हैं आपको निकालना क्या है स्टॉक, तो आप क्या बोलोगे सर करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट। करंट एसेट कितनी है 1,80,000, लिक्विड एसेट्स कितनी है 1,35,000, तो कितना हो गया 45,000। तो अब देख सकते हैं चेक करके कि बच्ची ने कैसे किया या बच्चे ने कैसे किया। देखो सेम वही 180। फिर इसने क्या करा, लिक्विडिटी रेशो में यही कर दिया ये, तो थोड़ा मुझे टिपिकल लगने लग जाता है बच्चों के हिसाब से। तो बच्चा पहले क्या निकाले, क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स पहले निकाले, वो ठीक रहेगा। अब जैसे ही क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स निकालेगा, तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा, लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्टॉक। करंट एसेट्स में स्टॉक रहता है, और लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टॉक को स्लो मूविंग एसेट बोला जाता है, क्योंकि क्या पता आपकी दुकान में स्टॉक पड़ा हो, लेकिन क्या पता बिके ना, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल विंटर चले गया, अब विंटर के कपड़े वो पड़े हुए बिक नहीं रहे, तो वो स्लो मूविंग स्टॉक भी बोला जाता है कि वो फास्टली कैश में कन्वर्ट नहीं होता। तो करंट एसेट में तो आ जाता है, लेकिन लिक्विड में नहीं आता। और प्रीपेड एक्सपेंस भी क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वो आपने एडवांस में दे दिए, तो उस केस में आपको कैश नहीं मिलेगा, तो वो फास्टली कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी जो पार्ट है, जैसे 2023 से रिलेटेड, वेरी शॉर्ट से रिलेटेड, और 2024 से रिलेटेड, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। याद रखना, अगर ये बेस्ट आंसर कॉपी का आपको इवेल्यूएशन देखना है कि सर ये कैसे करते हैं और बच्चों ने सही किया है नहीं किया, कई चीजें लिखी है, तो उनके नंबर कहाँ कट सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो वो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है कि 100 लाइक्स इस वीडियो में जरूर करने हैं। जैसे ये होगा उसके बाद ही मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ये लेके आऊंगा, यानी बीच में कभी भी वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं आपकी जितनी हो सके हेल्प कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ऊपर नीचे कैसे भी आ जाते हैं। 3 साल के पेपर देख लो, 3 साल के मॉडल पेपर देख लो। आप अपने एनसीईआरटी में जो इलस्ट्रेशन है छोटे छोटे, जैसे रेशो के दे रखे हैं, कैश फ्लो के दे रखे हैं, आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड दे रखे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन दे रखा है। फिर आपको बोल रखा है कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हो तो इंटरेस्ट कैसे बटेगा, या लॉस हो तो इंटरेस्ट कैसे बटेगा। तो वो क्वेश्चन देखोगे तो उस केस में क्या होगा, 80 में से आपके 50 से 56 मार्क्स
छोटे क्वेश्चन से ही कवर हो जाएंगे। याद रखना, बड़े पे तो ध्यान अब देने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक आपने जितना प्रैक्टिस कर लिया काफी है। बड़े को एक दिन कभी ले लेना क्वेश्चन को, वो बाद में कवर कर लेना। पर एग्जाम से 2 दिन पहले आपको कभी भी बड़े बड़े क्वेश्चंस रिटर्न में नहीं करने चाहिए, क्योंकि 2 दिन आप वो सारे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। वेरी शॉर्ट, एमसीक्यूज, शॉर्ट, ये सारे ही देखो। अगर आप ऐसे टाइप 4 मार्क के, 3 मार्क के देख रहे हो, तो आपने क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस कर ली होगी, तो उसको ऊपर ऊपर से ही देख लेना। अगर आप उसको लास्ट 2 दिन में करने की प्रैक्टिस करोगे, तो उस केस में क्या होगा, आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट भी छूट जाएंगे। ठीक है, तो मेरी आइडियोलॉजी ये है, सबकी अलग अलग हो सकती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और लास्ट में ये बोलूंगा, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं चिराग सर के अकाउंट्स के चक्कर में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।